Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, in this session I will discuss solution and its concentration terms. तो concentration terms डिस्कस करने के पहले सबसे पहले मैं आपको concentration के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि what is concentration। तो concentration का लिटरल मीनिंग गाढ़ापन है, ठीक है। तो मैं कंसंट्रेशन का लिटरल मीनिंग गाढ़ापन के ही तरीके से आपको सब कुछ समझाऊंगा। आपको सब कुछ ट्रिकी वे में समझना है। अब ये ट्रिकी वे है क्या, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना है। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट चीज़ें अगर आप एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा। मैंने एक ग्लास वाटर लिया है, इसमें मैं शुगर ऐड करूँगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहूँगा। अभी इस केस में वाटर मेरा सॉल्वेंट है और शुगर सोल्यूट है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सोल्यूट जैसे जैसे बढ़ेगा यानी कि शुगर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा ये गाढ़ा होता जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो गाढ़ा जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसको अगर मैं समझूं तो इसका मतलब ये है कि मैं जब शुगर बढ़ा रहा हूँ यानी कि सोल्यूट बढ़ा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट के, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर मैं एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना चुका हूँ और उसके बाद मैं इसमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर और ऐड करने लगूँ तो ये गाढ़ापन कम होने लगेगा यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट से कंसंट्रेशन का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब मैंने एक सोल्यूशन बना रखा है और उसमें सॉल्वेंट ऐड करूँगा तो डेफिनेटली पूरे के पूरे सोल्यूशन का अमाउंट इंक्रीज़ होगा, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज़ करने पे सोल्यूशन का अमाउंट इंक्रीज़ होता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको दो बातें समझ में आ गई कि कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। अब समझते हैं टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में जो सबसे पहला टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है मास परसेंट। मास परसेंट। तो अब आप एक चीज़ समझ चुके हैं, वो ये था कि कंसंट्रेशन का टर्म कोई सा भी हो, जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मुझे मास परसेंट निकालना है, मीन्स डेफिनेट सी बात है कि मेरा जो मास ऑफ सोल्यूट है वो न्यूमरेटर में होगा और मास ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में होगा, क्योंकि मैं परसेंट निकाल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो अब परसेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे इनटू 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, देन इट विल बी द फॉर्मूला फॉर मास परसेंट। अब मास परसेंट का फॉर्मूला तो हो गया, डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर किसी का भी डेफिनेशन आपको बनाना है तो ये टेक्निक आप समझ लीजिए, इसी टेक्निक से आप सारे के सारे डेफिनेशंस बनाएंगे। आपको ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि केवल मास ऑफ सोल्यूट रह जाए, बाकी पूरा टर्म मिलके 1 हो जाए। तो पूरा टर्म मिलके 1 करने के लिए मुझे मास ऑफ सोल्यूशन 100 लेना पड़ेगा। अगर मैंने मास ऑफ सोल्यूशन 100 लिया तो ये 100 और ये 100 डिडक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट बच जाएगा। यानी कि मास परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट के। कब, जब मैंने मास ऑफ सोल्यूशन कितना लिया है 100। तो इसलिए डेफिनेशन बनता है कि द ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंट, ठीक है। अब मास परसेंट के बाद जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा टर्म आता है, वो है वॉल्यूम परसेंट। तो जिस तरीके से मास परसेंट था दैट्स एग्जैक्टली वैसे ही मैं वॉल्यूम परसेंट लूँगा तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। अब फिर से अगर मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो यहाँ 100 ml सोल्यूशन लेना होगा। इस तरीके से अब जो मेरा डेफिनेशन बनता है वो बनता है वॉल्यूम परसेंट के लिए, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या द ml ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाई वॉल्यूम का मतलब है जो न्यूमरेटर है उसमें मुझे मास लेना है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट रखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें वॉल्यूम लेना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखना है। और परसेंट निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब यहाँ पे समझिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर 100 ml ले लिया तो 100 से 100 डिडक्ट हो गया और यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट रह गया। मीन्स मास बाई वॉल्यूम परसेंट का अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ देन इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ओके। अब ये तो कुछ जनरल डेफिनेशन थे,
यानी कि ये कुछ जनरल टर्म्स थे। अब जो नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यानी कि 4th नंबर पे, वो है पार्ट्स पर मिलियन। नाउ अंडरस्टैंड इट, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, जब भी मैंने डेफिनेशन बताया और वहाँ जहाँ पे पर बोला है, पर के बाद मैंने जो भी चीज़ बोली वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लेना है जो मिलियन हो, तो पर मिलियन, ये मिलियन क्या होगा, पार्ट्स होगा। अच्छा, जब मैंने पर 100 ml बोला था तो वहाँ पे अगर पर मिलियन आ रहा है, पर 100 के टाइम पे 100 से मल्टीप्लाइड था, तो पर मिलियन के टाइम पे डेफिनेटली मिलियन से मल्टीप्लाइड होगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और जो न्यूमरेटर होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। ये एक बेसिक ट्रिक जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, वहीं से सारे डेफिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर का कॉन्सेप्ट केवल मिलियन का ही नहीं, पार्ट्स पर 100 भी हो सकता है, पार्ट्स पर 1000 हो सकता है, ठीक है, पार्ट्स पर 10 मिलियन हो सकता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे पार्ट्स पर में होगा उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब जो अगला कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना है वो है मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो आपको बात समझनी होगी वो समझनी होगी मोल। मोल क्या होता है? तो मोल के लिए गिवन वेट, जो भी आपका सब्सटेंस है उसका वेट होना चाहिए आपके पास ग्राम में, और उसमें आपको डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, ठीक है। तो इस तरीके से मोल कैलकुलेट हो जाता है। अब देखिए, मैं मानता हूँ क्योंकि ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो मैंने ए सोल्यूट बी सॉल्वेंट या ए सॉल्वेंट बी सोल्यूट लिया है, और मैंने एज्यूम किया कि ए का नंबर ऑफ मोल Na है, बी का नंबर ऑफ मोल Nb है। तो अगर ए का नंबर ऑफ मोल Na है, बी का नंबर ऑफ मोल Nb है, तो टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हो जाएगा Na प्लस Nb। अब देखिए, अगर ये एक सर्कल है और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है और इस पार्ट का मुझे फ्रैक्शन बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट कितना है 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2, तो 1/2 ये मैं फ्रैक्शन इस तरीके से निकालता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जिस भी पार्ट का मुझे फ्रैक्शन पता करना है कि वो कितना है, उसके अमाउंट में टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय XA, तो मुझे ए के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करना है, यानी कि Na प्लस Nb। और अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे B के मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है जो आप समझ लीजिए, वो है अगर मैं XA और XB को ऐड करूँ तो क्या होगा। Na डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nb, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb। अब इस चीज़ को समझिए कि Na प्लस Nb दोनों जगह डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, एंड न्यूमरेटर विल बी Na प्लस Nb। सो Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। सो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 मीन्स XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में अप्लाई होने वाला है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें मैं दो कॉन्सेप्ट आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। वन इज़ मोलैरिटी एंड द सेकेंड वन इज़ मोलैलिटी। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में मोल है, मीन्स एक बात तो डेफिनेट है कि आपका न्यूमरेटर मोल का होगा, यानी कि जो सॉल्यूट है वो मोल होगा, ठीक है। तो मुझे मोलैरिटी के लिए क्या लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोलैलिटी के लिए भी मुझे लेना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी के लिए भी और मोलैलिटी के लिए भी। अब इन दोनों में से एक में कहीं लीटर होगा, यानी कि डिवाइड होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इन लीटर। अब आपको बस एक ट्रिक छोटा सा याद रखना है, जहां लिटी है वहां लीटर नहीं है, जहां लिटी है वहां लीटर नहीं है, मीन्स लीटर दूसरे वाले में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर यहाँ मैंने वॉल्यूम ले लिया तो अब यहाँ डेफिनेटली मास लेना है, यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ओके, तो अब मेरे पास जो मोलैरिटी हो गया वो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg। अब देखिए,
इसको जो मैं डिनोट करूँगा वो कैपिटल M से डिनोट करूँगा, और जब मैं इसको डिनोट करूँगा तो स्मॉल m से डिनोट करूँगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊँ मोलैरिटी की, तो ये हो जाता है द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। और अगर मैं मोलैरिटी की डेफिनेशन बताऊँ तो वो हो जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब जब मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और पढ़ाऊँगा, वो है डेमेल का। अब ये डेमेल क्या है इन एक्चुअल, ठीक है, तो डेमेल इज जस्ट मोलैरिटी। डेमेल और कुछ नहीं है बल्कि मोलैरिटी है, कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करता हूँ तो दैट मोलैरिटी विल बी कॉल्ड एज डेमेल, उसको मैं डेमेल कहूँगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, वो ये है दिस इज़ द वॉल्यूम एंड दिस इज़ द मास। बाकी रेस्ट मोल ऑफ सोल्यूट है। मोल ऑफ सोल्यूट तो किसी चीज़ से इफेक्ट करने वाला नहीं है, वो अमाउंट से ही इफेक्ट करेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सोल्यूशन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करूं तो ये टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है, लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन टेम्परेचर से कोई अफेक्ट इसके ऊपर नहीं जाता है। दैट्स वाई जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। अब इस बात को एकदम से ध्यान में रखिएगा कि पूरे के पूरे सोल्यूशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें जिनमें भी वॉल्यूम है डेफिनेशन में वो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, लेकिन जिनमें वॉल्यूम नहीं है कंसंट्रेशन टर्म में वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होंगे। अब मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी, अब देखिए नॉर्मेलिटी के लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ने हैं वो है इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट फैक्टर। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट फैक्टर। अब ये इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है? तो देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फैक्टर का। अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसके पास बेसिसिटी होती है और वो उसकी जो बेसिसिटी है वही इक्विवेलेंट फैक्टर होता है। कोई बेस है उसके पास जो एसिडिटी होती है वही उसका इक्विवेलेंट फैक्टर होता है। लेकिन मैं अब आपको एग्जैक्टली एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, ये किसी के लिए भी काम आएगा। तो इस ट्रिक में है क्या एग्जैक्टली, जो इक्विवेलेंट फैक्टर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। ये साल्ट पे बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई होता है। तो केवल साल्ट पे ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, अगर आप समझ सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र किस तरीके से हुआ है, तो आपके लिए इक्विवेलेंट फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने MgCl2 लिया तो इसमें आपको पता है, अगर आपको पता है कि Mg पे 2+ का चार्ज होता है और Cl पे -1 का चार्ज होता है, मीन्स डेफिनेट सी बात है यहाँ पे 2 Cl की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या प्रोवाइड किया है, वन इज़ 1 Cl एंड अदर वन इज़ सेकेंड Cl, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है वो 2 है। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट फैक्टर 2 होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ H2SO4 का। H2SO4, तो H2SO4 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये 2H+ और SO4 2- में ब्रेक होता है। अगर मैं इसको बहुत अच्छे से समझूं तो H+ यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन 2 H+ हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। मींस इसके भी इक्विवेलेंट फैक्टर 2 होंगे। ठीक है, और यही इसकी बेसिसिटी भी है। 2 इज़ द बेसिसिटी ऑफ H2SO4। मींस इक्विवेलेंट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट हो जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी को हम समझ सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे फिर लीटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है और न्यूमरेटर में मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। अब मुझे न्यूमरेटर में लेना किसका है? इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स जब मैं निकालता था तो गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड करता था, लेकिन जब मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं
तो इसके लिए मेरे पास इक्विवेलेंट मास है, यानी कि गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करूंगा, देन आई विल गेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, मीन्स अब आप दो फॉर्मूले यहाँ पे लिख के रख लीजिए, इसके पहले वाली स्क्रीन की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये मेरा हो गया नॉर्मेलिटी। इस तरीके से कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स मैंने पढ़ लिए। अब वो सारे टर्म्स एक बार मैं आपको रिवाइज अप कर देता हूँ कि क्या क्या था। पहला था मास परसेंट, जिसके लिए फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम था तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन था तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। मोल फ्रैक्शन था तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, एंड देन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर केजी है। डेमल यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जब मैं मोलैरिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी की जो मोलैरिटी होती है उसको मैं डेमल कहता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास पर इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये पूरा आपका समराइज होता है। इसमें 3-4 ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स आपको एकदम से समझ लेने हैं। पहला ट्रिक तो कंसंट्रेशन का डायरेक्ट था कि कंसंट्रेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।